सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी को जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो अंकित भाटी सर की जीके की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, वो आप सभी को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक हमारा क्या है। आज का टॉपिक है हमारा दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, जिसमें पहला है पल्लव वंश। पल्लव राजवंश का जो संस्थापक था वह बपदेव था, परंतु जो पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक है वो सिंह विष्णु को माना जाता है। इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। लेखक भारवी इसके दरबार में रहते थे, जिसने कीर्तार्जुनीयम नामक पुस्तक लिखी। महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय आदि इस वंश के जो थे प्रमुख शासक थे। पल्लव वंश का जो अंतिम शासक था वह था अपराजित वर्मन 879 से 897 ईस्वी। महाबलीपुरम के जो रथ मंदिरों का निर्माण है वो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। रथ मंदिरों की संख्या जो है 7 है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। वह इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने आगम प्रिय की उपाधि धारण की। यह जो था यह शिव का भक्त था। उसके बाद इसने कांची के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ था। नरसिंह वर्मन द्वितीय का दरबारी कवि दंडी था, जिसे 10 कुमार चित्र नामक पुस्तक लिखी। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। चोल शासकों ने पल्लव साम्राज्य को अपने राज्य में मिला दिया था। पल्लव वंश का अंतिम शासक कंप वर्मा था। पल्लव नरेश ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। उसके बाद है चोल साम्राज्य। चोलों का सर्वप्रथम वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। इस वंश का संस्थापक विजयालय था और राजा विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। इसकी राजधानी तंजौर थी। तंजौर का वास्तुकार राजराज पेरुथच्चन था। चोलों का प्रथम महान सम्राट आदित्य प्रथम था और आदित्य प्रथम ने पल्लवों को हराने के लिए कोदंडराम की उपाधि धारण की थी। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महेंद्र पंचम को भागना पड़ा। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम ने किया। श्रीलंका में बौद्ध विहारों को राजेंद्र प्रथम ने नुकसान पहुंचाया। इसने पाल वंश के शासक महिपाल को हराकर गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। राजेंद्र प्रथम ने अपनी नई राजधानी गंगैकोंड चोल में बनाई। इसके बाद देखते हैं चोल वंश का अंतिम जो शासक था वह था राजेंद्र तृतीय। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 भागों में विभक्त था। स्थानीय स्वशासन चोल वंश की प्रमुख विशेषता थी। चोल काल में भूमिकर उपज का 1/3 भाग होता था। चोल काल में सोने के सिक्कों को कलंजू कहा जाता था। चोल काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। चोल वंश की नौसेना शक्ति को भारतीय इतिहास में बहुत शक्तिशाली माना गया है। कोरंगनाथ मंदिर प्रांतक प्रथम ने बनवाया। नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक जो है निचोड़ कहा जाता है। विष्णु के उपासक अलवार तथा शिव के उपासक जो है नयनार संत कहलाते थे। इसके बाद है राष्ट्रकूट वंश। इसका संस्थापक जो था राष्ट्रकूट वंश का वह था दंतीदुर्ग 752 ईस्वी में। इसकी राजधानी मानिकर या मान्यखेत थी। इसका उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम था। राष्ट्रकूट वंश में कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, ध्रुव, इंद्र तृतीय, गोविंद, कृष्ण तृतीय आदि शासक थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और जीत प्राप्त की। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। ध्रुव का उत्तराधिकारी गोविंद तृतीय था। इसके बाद अमोघवर्ष राजगद्दी पर बैठा। राष्ट्रकूट वंश का राजा अमोघवर्ष जैन धर्म को मानता था। नेक्स्ट देखते हैं आदि पुराण का लेखक जिनसेन अमोघवर्ष के दरबार में रहता था। गणितज्ञ महावीराचार्य भी जो है उनके दरबार में रहते थे। अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जाकर जल समाधि ली। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक
महान शासक जो था वह कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ के कवि पौन्न रहते थे, जिसने शांति पुराण नामक पुस्तक लिखी। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। इस वंश का अंतिम शासक कर्क था, जिसको चालुक्य वंश के शासक तेलप द्वितीय ने हराया था। उसके बाद आता है पाल वंश। देखिए, पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। इसकी राजधानी जो थी मुंगेर थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल ने ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश के प्रमुख शासक धर्मपाल, देवपाल, नारायण पाल, महिपाल, न्यायपाल आदि थे। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश का सबसे महान जो शासक था वह धर्मपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्चे हेतु 200 गांव दान में दिए थे। कन्नौज के लिए जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले पाल वंश की तरफ से धर्मपाल ने भाग लिया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने कराया था। ओदंतीपुर के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। सुलेमान ने पाल शासन को धर्मभ्रष्ट कहा है। देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गोंडी रीति नामक साहित्य शैली का विकास पाल वंश में हुआ था। महिपाल जो है प्रथम ने पाल वंश की खोई हुई शक्ति को पुनः जीवित किया। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक महिपाल प्रथम को माना जाता था। पाल वंश के पतन के बाद सैन वंश वहां सत्ता में आया। बंगाल का प्राचीन नाम गोंड था। फिर आता है सैन वंश। सैन वंश की स्थापना सामंत सैन ने की थी। इसकी राजधानी नदिया यानी कि लखनऊ थी। सैन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सैन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। लक्ष्मण सैन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। हलायुद्ध लक्ष्मण सैन का न्यायाधीश तथा मंत्री था। लक्ष्मण सैन के दरबार में जयदेव रहता था, जिसने गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी। सैन वंश भारत का प्रथम राजवंश था, जिसने अपने अभिलेख हिंदी में जारी किए थे। इसके बाद आता है गुर्जर प्रतिहार वंश। चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो के अनुसार परमार, प्रतिहार, चालुक्य तथा चौहान अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे, जिन्हें आबू पर्वत पर वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ से उत्पन्न किया था। अग्निकुल के जो राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश था प्रतिहार। प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी, परंतु नागभट्ट प्रथम को इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वत्सराज 780 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसने पाल राजा धर्मपाल को हराया था। इसके पुत्र का नाम नागभट्ट द्वितीय था। इसने जो है चक्रायुध को हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। राष्ट्रकूट जो सम्राट गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को हराया। इस वंश का शक्तिशाली राजा मिहिर भोज था। इसने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। यह विष्णु का भक्त था। अरब यात्री सुलेमान मिहिर भोज के शासनकाल में आया था। उसके बाद है तोमर वंश। देखिए, तोमर वंश की स्थापना जो है अनंगपाल तोमर ने 736 ईस्वी में की थी। इसने दिल्ली नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी बनाया। तोमर वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इसके बाद है सिसोदिया वंश। देखिए, सिसोदिया वंश, हमीर देव ने सिसोदिया वंश की स्थापना की। सिसोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़ थी। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसे राणा कुंभा ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया। राणा कुंभा संगीत का सर्वाधिक शौकीन था। 1558-18 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच खतौली में युद्ध हुआ था। खतौली की लड़ाई का मुख्य कारण राणा सांगा द्वारा इब्राहिम लोदी का साथ न देना था। फिर 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच खानवा में युद्ध हुआ। नेक्स्ट है सिसोदिया वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी शासक महाराणा प्रताप हुआ। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। महाराणा प्रताप का पराक्रमी जो सेनापति था झाला सरदार था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। नेक्स्ट है चंदेल वंश। देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद चंदेल वंश की स्थापना हुई। इस वंश की स्थापना नन्नुक ने 831 ईस्वी में की थी। इनकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभिक राजधानी कालिंजर महोबा थी। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा यशोवर्धन था। इसने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और प्रतिहार राजा देवपाल को हराया। यशोवर्धन ने खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण राजा
धंगदेव ने 999 ईस्वी में कराया। धंगदेव ने प्रयाग संगम में जल समाधि ले ली थी। उसके बाद है विद्याधर एकमात्र ऐसा राज्य हुआ जिसने महमूद गजनी का विरोध किया था। विद्याधर ने कन्नौज के राजा राज्यपाल की हत्या कर दी थी क्योंकि उसने गजनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस वंश का अंतिम शासक परमर्दी देव था। इसने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद है चौहान वंश। चौहान वंश की स्थापना वसुदेव ने 6ठी सदी के अंत में अजमेर के निकट शाकंभरी में की। वासुदेव ने अपनी राजधानी अही क्षेत्र में स्थापित की। अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। विग्रहराज तृतीय की राजधानी का नाम हरिकेली नाटक है। देखिए इसकी जो विग्रहराज तृतीय की जो रचना है उसका नाम जो है हरिकेली नाटक है। इसका दरबारी कवि सोमदेव था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा विग्रहराज चतुर्थ हुआ। इसने तोमर राजाओं को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में स्थित एक मस्जिद है, शुरू से विग्रहराज जो है चतुर्थ द्वारा बनाया गया एक विद्यालय था। इसके बाद इस वंश का अंतिम जो राजा था वह पृथ्वीराज तृतीय था। चंद्रबरदाई द्वारा जो है चंद्रबरदाई इसका दरबारी कवि था। इसने जो है पृथ्वीराज रासो लिखी। चंद्रबरदाई को प्रथम हिंदी कवि कहा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई। तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ ये 1192 में ही पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इसमें पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद को अपनी अधीनता में अजमेर का शासक बनाया। इसके बाद आता है परमार वंश। परमार वंश का जो संस्थापक था वह था उपेंद्र राज। इसकी राजधानी धाना नगरी थी। पहले परमारों की राजधानी उज्जैन थी। इस वंश का महान जो शासक था वो राजा भोज था। भोज को कविराज उपनाम से जाना जाता था। जो है इसने भोजपुर झील तथा भोजपुर नगर की स्थापना की। राजा भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर बनवाया। राजा भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण चित्तौड़ में कराया। तो देखिए ये थे आज के हमारे टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में अन्य टॉपिक लेकर के हाजिर होंगे। धन्यवाद।